नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। आज अपन बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है सी ए इंटरमीडिएट का लॉ। अभी सी ए इंटरमीडिएट लॉ में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर इसमें मार्क्स नहीं आते, बच्चे पास नहीं होते, सिलेबस तो बहुत बड़ा है सर, इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपके लिए बहुत शानदार नोट्स बनाई है, प्लस नोट्स के साथ साथ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाई है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बनाए हैं। तो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, एंड उसके लिए अपन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए, ये अपना 60 डेज़ का मतलब 50 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा पूरा प्लान। एंड 50 डेज़ के बाद आई एम श्योर कि आपको अराउंड 70+ मार्क्स इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद हर लॉ के सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाया, क्योंकि मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन ही सी एस है। और बाकी के एडिशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, एम बी ए, बी बी ए, सेट, एल एल बी, पी एच डी, तो बहुत सारे मैंने डिग्रीज लिए है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे इजी पढ़ सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट सेशन में ही बता रहा हूँ कि मैं जैसा बंदा जिसने 10th 12th में 50% लिया, वो बंदा अगर सी एस कर सकता विथ ऑल द एग्जामिशन इन लॉ सब्जेक्ट, तो आप क्यों नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। बेसिकली आपका सेकंड चैप्टर है सी इंटरमीडिएट का, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रोमोटर्स। बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज में अगर अपन देखेंगे कि कंपनीज कितने टाइप्स की कंपनीज होते हैं, प्रोमोटर्स क्या होता है, फिर 1% कंपनी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। बट मैं आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, प्लस उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले, प्लस आंसर राइटिंग भी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं बच्चों। पहला जो आपका जो सेकंड चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, वो है इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड प्रोमोटर। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट अपने को देखना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें कंपनी की डेफिनेशन क्या दी है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर ये कंपनी का मतलब क्या होता है यहाँ पर लिया है। आप देखिए बच्चों, जब भी आप पढ़ोगे ना, मेक श्योर दैट यू हैव स्मॉल पॉइंट्स, बिकॉज एग्जाम के पहले रिवीजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंपनी क्या होती है, तो कंपनी इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझिए, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अक्षय सर है, ठीक है। अब मैं अक्षय सर हूँ, मेरी एक कंपनी है ABC कंपनी। तो भाई साहब आप लोग क्या ट्रीट करोगे, अक्षय ने ABC को एक ट्रीट करोगे, अक्षय ABC को दो ट्रीट करोगे। तो आप अक्षय ABC को दो ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज ये टू डिफरेंट इंसान है। कंपनी भी एक इंसान ही है, मतलब आर्टिफिशियल है, बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपका भी बैंक अकाउंट होता है, वैसे कंपनी का भी बैंक अकाउंट होता है। आपकी खुद की एसेट होती है, वैसे कंपनी की भी एसेट होती है। आपकी सिटीजनशिप होती है, वैसे कंपनी की भी होती है, इंडियन या फॉरेनर, ये सुनो। तो सेम टू सेम सब कुछ होता है एक्सेप्ट आर्टिफिशियल, क्योंकि अपन लोग तो मर जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, बट कंपनी कभी मरती नहीं है। इसी उसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, क्योंकि कंपनी को बनाएंगे लॉ के हिसाब से, कंपनी को मार देंगे लॉ के हिसाब से। तो जन्म भी लॉ के साथ होता है एंड उसका डेथ भी लॉ के साथ होता है। इसी उसे परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, कि अ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। क्या लिखा है, कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, एंड उसके आगे क्या लिखा है बच्चों, हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में बता दिया था, यस हो नो, लॉ के हिसाब से जन्म होगा, लॉ के हिसाब से उसको डेथ भी होगा। अब एंड मस्ट बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पज, मतलब कंपनी ऐसी नहीं कि मैं बनाया फ्रॉड करने के लिए, या मैंने कंपनी बनाई किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड बी फॉर्म फॉर द लॉफुल पर्पज के लिए आपने बनाया चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी बनाया एंड उस कंपनी में मैंने फॉर एग्जाम्पल लॉटरी गेम खेलना है, या फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर करना है, ऐसे पर्पज़ के लिए मैंने बनाया, तो कंपनी वैसे अलाउड नहीं हो सकती बनाने के लिए, बिकॉज ये पर्पज़ आपका लॉफुल नहीं है। अब नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, ये जो कंपनी का लीगल एंटिटी पे क्वेश्चन आता है, परपेचुअल सक्सेशन में क्वेश्चन आता है। तो अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब कंपनी परपेचुअल सक्सेशन क्यों है बच्चों, तो सबसे पहले फर्स्ट अपन क्या बात करेंगे इसमें, अपन बात करेंगे कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या बात करेंगे अपन बच्चों, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल इंसान एंड कंपनी, इन दोनों को डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा। मतलब कैसे सर, एग्जांपल बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ए है। अब ये एक शेयर होल्डर है, क्या है बच्चों, ये एक शेयर होल्डर है, ठीक है। ये एक शेयर होल्डर किस कंपनी का है, ये ABC कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, कंपनी अगर कोई डिफॉल्ट करती है, तो उस केस में अपन केस किसके ऊपर फाइल करेंगे, वो केस फाइल होगा ABC के ऊपर, बिकॉज कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स। तो इसे क्या कहेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी कहेंगे। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, वाइल मेंशनिंग द फर्स्ट पॉइंट यू शुड गिव अ एग्जाम्पल उसके नीचे, कि ऐसा सा एग्जाम्पल, तो आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, एंड और नीचे अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर कंपनी का इन केस कोई लोन है, ठीक है, अगर कंपनी का कोई लोन पेंडिंग है, कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया एग्जाम्पल, ठीक है, किसी बैंक ने लोन दिया कंपनी को, बैंक ने भी लोन दिया है, प्लस इसका जो शेयर होल्डर ए, उसने भी लोन दिया है कंपनी को,
उसने भी लोन दिया है। तो अपन देखा जाए तो ये दोनों कंपनी के लिए क्या बच्चों, ये दोनों कंपनी के लिए क्या माने जाएंगे, क्रेडिटर्स माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे बच्चों, क्रेडिटर्स। बट आपको पता है एक क्रेडिटर भी है प्लस शेयर होल्डर भी है। तो इस केस में आप क्या कहोगे बच्चों, तो इस केस में मैं ये कहूँगा कि भाई साहब क्या एक क्लेम कर सकता है इन दिस केस, बिकॉज आप बोलोगे सर ए तो शेयर होल्डर है, वो तो ओनर है कंपनी का, और कंपनी का ओनर कैसे क्लेम कर सकता है अपने प्रॉफिट को। नहीं बच्चों, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो इन दिस केस अगर कोर्ट में मैटर जाएगा तो ए कैन क्लेम द देयर डेप्ट्स, ये अपना डेप्ट्स को क्लेम कर सकता है बिकॉज इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। आप ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। इतना बेहतरीन एग्जाम दिया तो आपके एग्जाम में एडिशनल मार्क्स आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आता है बच्चों, पूछा कि परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है। देखिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो होता है बच्चों, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, वो इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है बच्चों, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है लॉ के हिसाब से। लॉ के हिसाब से मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से किया जाता है। अब कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है, इसका मतलब इसको वाइंड अप करना पड़ता है। अब इसको वाइंड अप कैसे कर सकते हो, सेम एज पर द कंपनीज एक्ट। इसी अपन इसे क्या कहेंगे, परपेचुअल सक्सेशन कहेंगे। भाई साहब चाहे इसमें चेंजेस किसका हो, चाहे इसमें मेंबर्स चेंज हो जाए, चाहे इसका नाम चेंज हो जाए, या कोई भी चेंजेस हो जाए, कंपनी वैसे की वैसे रहेगी बिकॉज इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन। यस और नो, क्योंकि इंसान आर्टिफिशियल नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल होती है। इंसान साइन कर सकता है ना, वैसे कंपनी भी साइन करती है उनके स्टैम्प के थ्रू, उसे कहा जाता है स्टैम्प, मतलब आर्टिफिशियल सिग्नेचर होता है वो भी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं कि सर ये प्रमोशन क्या होता है, मतलब प्रमोटर क्या होता है बेसिकली, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। बट ये क्वेश्चन पूछने की मतलब ये डिस्कस करने के पहले अपन पहले प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैंने क्यों ये पॉइंट्स निकाले थे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते कि नहीं आते ये चेक करने के लिए। अब देखिए मैंने पूरे क्वेश्चंस बना दिए, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें से निकल के मैंने ईयर वाइज यहाँ पे लगा दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट 2018 का है, यहाँ पे प्रोमोटर्स के बारे में पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 2018 में और एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन अंडर द कंपनीज एक्ट एंड हाउ डज इट अप्लाई टू अ कंपनी। तो आप क्या करोगे पता है, आप लोग क्या करोगे बच्चों, सीधा स्टार्ट करोगे आंसर, यस बिकॉज 3 मार्क का है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कंपनी क्या है। ठीक है, ठीक है। तो कंपनी क्या है बच्चों, कंपनी बेसिकली एक लीगल सेपरेट एंटिटी है विच इज़ फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट। तो मैं पहला पॉइंट क्या रखूँगा बच्चों, कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाद में आप लिख सकते हो। फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो बच्चों, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बिन डन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के अंडर किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर किया जाता है। तीसरा, अगर कंपनी को बंद करना है, कंपनी को बंद करना है मतलब कंपनी को अगर वाइंड अप करना है, तो कंपनी का वाइंड अप किसके अंडर होगा, सेम कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होगा। फोर्थ, अगर मेंबर्स में चेंज होता है एंड मेंबर्स में चेंज होता है, नाम में चेंज होता है, स्टिल इसे माना जाएगा कंपनी माना जाएगा, बिकॉज कंपनी खत्म नहीं हो सकती, उसका स्टेटस नहीं खत्म हो सकता है डिस्पाइट हैविंग ए चेंजेस इन मेंबर्स नेम्स, बिकॉज इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन। और नीचे आप एग्जांपल दे सकते हो, जो मैंने आपको बोला था ए इज़ अ शेयर होल्डर ऑफ ABC कंपनी, तो आप ऐसे एग्जांपल दोगे 3 मार्क्स से आपको 2 से 2.5 मार्क, 3 मार्क कन्फर्म ही हो जाएंगे। यही तो पूछे एग्जाम में, ये सुनो। अब नीचे MCQ दिया है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट इज अ नेचुरल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म, सोल पर। कितना कितना ईजी आंसर है, सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे पता है कितना ईजी है, ये इतना डिफिकल्ट है टॉपिक, क्यों बच्चों को इतना टेंशन आता है कि सर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट, बच्चों को लगता है कि इतना डिफिकल्ट हो सकता है सर, हम कैसे पढ़े। मैंने तो अभी सिर्फ आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया बच्चों, अभी तो मैं आगे गया भी नहीं है। आपको सिर्फ मैंने बेसिक यहाँ पे पढ़ाया कि कंपनी होती क्या है, लीगल एंटिटी। ठीक है, दूसरा और एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल आप जाना, जैसे आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिए, ठीक है, आप शेयर होल्डर बन गए। मैं अभी रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप पे गया, मैंने वहाँ पे पेट्रोल डाला, पेट्रोल में कुछ पानी निकला, पेट्रोल में कुछ पानी निकला, तो आप किसके ऊपर केस करोगे, मुकेश अंबानी के ऊपर केस करोगे, रिलायंस कंपनी के ऊपर केस करोगे। ऑब्वियस बात, आप किसके केस करोगे, रिलायंस कंपनी के ऊपर करोगे, बिकॉज मुकेश अंबानी इज अ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर एंड कंपनी इज डिफरेंट, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। यस और नो। तो ये सिंपल से आप ना खुद की ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, यही लॉ का मेन कैरेक्टर है। अगर आप जो बुक में लिखा है या मॉड्यूल में लिखा है वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, तो शायद वो कम मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपने क्या समझा ये एग्जामिनर आपसे चाहता है। चलिए, आपको सबको समझा ये पॉइंट, अगर समझा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए यस। और ऐसी ही अपन शानदार वीडियो हर चैप्टर की मैं आपको बना के लेके आऊँगा। चलो बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे बच्चों। सेकंड टॉपिक कौन सा है, दैट इज़ प्रोमोटर। अब ये प्रोमोटर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोमोटर पे ना 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही है कि प्रोमोटर होता क्या है।
आप सबसे फर्स्ट प्रोमोटर वो होता है कि जो प्रमोशन करता है कंपनी को बनाने के लिए, और इसमें केस लॉस आते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क कन्फर्म है आपके। सबसे पहले फर्स्ट बच्चों जानते हैं कि प्रोमोटर होता क्या है। तो प्रोमोटर की जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, 2 सबसेक्शन 69, 2 सबसेक्शन 69। तो ये क्या कहता है बच्चों, सेक्शन याद करने चाहिए। यस, अगर याद किया तो बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। किसी बच्चे को 2 मार्क्स मिलते हैं, आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन लिखा 269 की प्रोमोटर कौन होता है। अब प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम 5 मार्क ही आएगा। प्रोमोटर का मतलब होता है जिसका नाम एज अ प्रोमोटर मेंशन होता है, कहाँ पे, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। कंपनी का प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है जब आप कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट डाला है, मैंने नोट्स एकदम बेहतरीन बनाया, एकदम सिंपल फॉर्म में, एकदम पॉइंट वाइज बनाया, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछते 5 मार्क का सीधा, तो मैंने सीधे आपके पॉइंट्स बनाए। अभी ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, टाटा, रिलायंस कंपनी, आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो तो उस कंपनी का पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी का भाव क्या चल रहा है, कंपनी की प्रॉफिट कितना है, तो उसका जो पूरा डिटेल होता है कंपनी का, वो किस में पता चल जाएगा आपको, दैट इज प्रोस्पेक्टस में पता चलता है। तो ये प्रोस्पेक्टस बेसिकली डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी होता है बिफोर द इन्वेस्टमेंट, जो चेक किया जाता है। या सुन, जैसे आप क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले क्या देखते हो, आप क्लास का प्रोस्पेक्टस देखते हो कि क्लास में टीचर्स कौन है, क्लास में फीस क्या है, क्लास का एड्रेस क्या है, क्लास के ओनर कौन है, तो क्लास के सब्जेक्ट क्या है। अब इसका फ़ायदा क्या बच्चों, अगर मैंने लिखा है कि अक्षय बर्डे कॉमर्स क्लासेस, और आप मेरे यहाँ पे साइंस के क्लास लगाना चाहते हो, तो भाई साहब आपको पता नहीं क्लास कौन सा है, कॉमर्स का क्लास है, ये क्यों पता चला, प्रोस्पेक्टस से पता चला। बट आप उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपका फॉल्ट है फिर, कि आप मुझे पैसे दे के जाते हो, सर मैं साइंस का क्लास लगाना चाहता हूँ, ये लीजिए 10,000, आप पैसे दे के चले गए मुझसे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज वाई, बिकॉज प्रोस्पेक्टस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आपको पढ़ के बताना चाहिए था, एंड उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है। इसे प्रोस्पेक्टस का इश्यूज आता है। प्रोस्पेक्टस में जो नाम होता है प्रोमोटर, मतलब वहाँ पे नाम मेंशन किया जाता है एज अ प्रोमोटर, वही प्रोमोटर होता है बच्चे जो कंपनी को प्रमोट करता है, जो इनिशियल स्टेप्स लेता है, जो बाद में भी स्टेप्स लेता है कंपनी को प्रमोट करने के लिए, फंड रेज करने के लिए। जैसे अपन खुद का बिजनेस मैनेज करते हैं ना घर पे, कि खुद का बिजनेस खड़ा करना है, खुद के बिजनेस को आगे लेके जाना है, अपने को भी प्रमोटर कह सकते हैं। बट अपन कंपनी नहीं बनाते ट्रेडिशनल बिजनेस में, यही तो दिक्कत है। जो किराना शॉप हो गया, जो किराना बेचता है, वो भी प्रमोटर है, बट वो क्या है ना, कंपनी नहीं है उसकी, इसकी वजह से उसको अपन प्रमोटर नहीं कह सकते। चलिए, तो पहला पहला पॉइंट क्या बच्चों, इज अ नेम एज अ प्रमोटर इन द कंपनीज प्रोस्पेक्टस। एक सेकेंड है बच्चों, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा है उसे प्रमोटर कहना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ग्रीन टी पीना चाहिए, अच्छा है सेहत के लिए। सेकंड पॉइंट, इज आइडेंटिफाई एज अ प्रोमोटर इन द कंपनीज एनुअल रिटर्न। जब कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है हर साल, तो उसमें भी उस एनुअल रिटर्न में इस प्रोमोटर का नाम मेंशन किया जाता है एज अ प्रोमोटर। ठीक है, तो पहला अपन ने क्या पढ़ा, प्रोस्पेक्टस, इतना ही शॉर्ट फॉर्म में रखने का, बाकी का स्टेटमेंट अपन एग्जाम में बना सकते हैं। तो पहला प्रोस्पेक्टस, सेकंड एनुअल रिटर्न, थर्ड क्या है बच्चों, हु कंट्रोल्स द कंपनीज अफेयर्स, मतलब शेयर होल्डर, डायरेक्टर या अदरवाइज। जैसे मैंने आपको बोला मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी क्या बच्चों, शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है, तो मुकेश अंबानी का नाम क्या मेंशन होगा, एज अ प्रोमोटर मेंशन होगा वहां पे। चलिए थर्ड पॉइंट, तो पहला क्या पढ़ा अपन ने, प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न, एंड थर्ड डायरेक्टर और शेयर होल्डर कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फोर्थ है बच्चों, जो एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंपनी के बोर्ड्स को, किसको, कंपनीज के बोर्ड्स को क्या देता है, डायरेक्शन देता है, एडवाइस देता है, किसके, कंपनीज के बोर्ड्स को। बोर्ड्स मतलब बच्चों डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसे बोर्ड्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सोसाइटी होती है ना, घर पे आप रहते हैं, उस सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं, वैसे ही जो बोर्ड्स होते हैं जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं उसे बोर्ड कहते हैं। डज नॉट इंक्लूड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मतलब सर इसका क्या मतलब है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल सीए बन गए, तो आप सीए बनने के बाद कंपनी को एडवाइस दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कोई एडवाइस देता होगा, डायरेक्शन देता होगा। बट मैं सीए बन गया, सीएस बन गया, मैं कंपनी को एडवाइस दे रहा हूँ फीस चार्ज करके, तो भाई साहब आपको प्रोमोटर नहीं कहा जाएगा, बिकॉज आपका वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। तो कोई इंसान अगर पैसे दे के एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे कोई एडवाइस देना चाहता है, तो उसे अपन प्रोमोटर नहीं कह सकते। याद रखना, ये एग्जाम में इस पे ऊपर केस लगा सकती है। तो अपन ने इसमें कितने पॉइंट्स पढ़े, 1 2 3 4 5 पॉइंट पढ़े, और 5 मार्क का ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं, प्रोस्पेक्टस याद रखना, पहला प्रोस्पेक्टस, सेकंड एनुअल रिटर्न में नाम होता है, तीसरा शेयर होल्डर और डायरेक्टर भी हो सकता है, फोर्थ जो डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, एंड फिफ्थ प्रोफेशनल एडवाइजर को अपन नहीं कह सकते, वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो सी ए सी एस डॉक्टर जो भी है जो एडवाइस करता है। अब प्रमोटर का काम क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनना, प्रमोटर का काम होता है कि वो स्टेप्स लेता है टू फॉर्म द कंपनी फॉर स्पेसिफिक पर्पस या प्रोजेक्ट के लिए, जो कंपनी बनाने के लिए मेहनत लेता है।
ठीक है। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो स्टार्टिंग में ही सेटअप कर सकता है, मतलब ऐसा कोई है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एबीसी कंपनी बनानी है, तो एबीसी कंपनी बनाने के लिए मैंने क्या किया, प्रमोशन किया, एडवर्टाइजमेंट किया, उसका पैम्पलेट बनाया, तो मुझे प्रमोटर कह सकते हो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी जो इनिशियल में ही मेहनत ले। ऐसा भी हो सकता है ना, कंपनी के पैसे, मतलब कंपनी बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, कोई किसी और ने पैसा दिया बाद में, तो उसे भी प्रमोटर कह सकते हैं। तो प्रमोटर इनिशियल स्टेज पे नहीं, बाद में भी हो सकता है। ये दिमाग में याद रखना, नहीं तो बच्चे क्या याद करते हैं पता है, प्रोमोटर्स वो होता है जो कंपनी को बनाने के लिए प्रमोट करता है, वो तो ठीक है। बट कंपनी के बनाने के प्रोसेस में जो पैसा लगता है, फंडिंग लगता है सेकंड स्टेज में, उसे भी अपन प्रोमोटर कह सकते हैं। याद रखना, ये कंसेप्ट दिमाग में फिक्स कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए आप लिखा है रेजिंग द फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोमोटर। प्रोमोटर एक्ट इन फिड्यूशियरी, फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नहीं तो कौन काम करेगा भाई साहब, आपकी कंपनी बनी नहीं और मैं आपकी कंपनी के लिए मेहनत करेगा और मुझे कब पैसा मिलने वाला आपकी कंपनी बनने के बाद। तो ये जो ट्रांजेक्शन है किसके बेनिफिट, मतलब किसके बेसिस पे चल रहा है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट इसलिए तो मैं काम करूँ ना, मुझे क्या पता कि कंपनी बनने वाली है नहीं बनने वाली, ऐसे भी हो सकता है, ये सुनो। तो ये सब करने के लिए अपने को देखना पड़ता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें याद रखना कौन होता है जो कंपनी बनाने के लिए मेहनत करता है, इनिशियल स्टेज में या बाद वाले स्टेज में भी मेहनत करता है। एंड थर्ड पॉइंट बच्चों, जो फिड्यूशियरी बेसिस पे काम चलता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आता है, प्रोमोटर मस्ट बी इन्वॉल्व इन द कंपनीज इनिशियल फॉर्मेशन। फॉल्स, बाद में भी होता है ये। A promoter can also someone who later helps keep the company going, raises fund or advise the board. Not just professionally. बराबर सही है, बराबर क्वेश्चन, मतलब बराबर पूछा है बच्चों। चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो हम आपको लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या आया। ये देखिए क्या पूछा बच्चों, डिफाइन द टर्म प्रोमोटर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर्स। 4 मार्क का क्वेश्चन आया बच्चों। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले जब भी आप लिखो ना, सबसे पहले फर्स्ट आपने लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन में। पहले क्या लिखने का बच्चों, अपन लिखेंगे इंट्रोडक्शन। हमेशा ABCD में लिखने का, 1 2 3 में नहीं लिखने का। अब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको पता है अपन अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स है, अपने साथ कौन से पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन क्या लिखेंगे, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट। कितना बेहतरीन दिखता है देखिए ऐसा सेक्शन लगने के बाद, है ना। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन, और अपनी लैंग्वेज में लिखना, हु टेक्स एफर्ट्स टू फॉर्म द कंपनी इन द इनिशियल स्टेज और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें एग्जांपल दे सकते हो, टू रेज द फंड, है कि नहीं, कंपनी फॉर्म होने के बाद पैसा चाहिए, और टू रेज द फंड के लिए कोई डायरेक्शन देता होगा उसके लिए, ये सुनो। तो इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, एक मिनट, कोई कंपनी को डायरेक्शन देता होगा। ये पेन कहाँ से आया भाई साहब, जो कंपनी को, अरे जो कंपनी को क्या देता होगा बच्चों, डायरेक्शन देता होगा, उसके लिए भी अपन क्या मानेंगे, उसे प्रोमोटर मानेंगे। तो ये होगा आपका ए पॉइंट इंट्रोडक्शन में। फिर अभी क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, प्रोमोटर आपने बता दिया, एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अपन लिखेंगे उसका रोल क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे अपन, जो कंपनी को क्या रहता है, कंपनी को डायरेक्शन देता है, यस और नो, प्लस एडवाइस देता है, किसको देता है ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है। मैं सिर्फ अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ क्योंकि आपको याद करने के लिए, डायरेक्शन एडवाइस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या था, प्रोफेशनल एडवाइस इज़ नॉट इंक्लूडेड, प्रोफेशनल एडवाइस यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप कह सकते हो CA CS एडवोकेट इनका, ठीक है। फिर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है बच्चों, टू रेज द फंड, ये सुनो, टू रेज द फंड। तीसरा, टू मैनेज बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू मैनेज बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी।
ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन था, दैट इज सफिशिएंट था। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, अपन ने पढ़ा था कि प्रमोटर मीन्स हुज नेम इज मेंशन इन, हुज नेम इज मेंशन इन। अब जिसका नाम मेंशन किया जाता है, हुज नेम इज मेंशन इन, कहाँ पे बच्चों, एक अपन ने पढ़ा था उसको क्यों नॉलेज को वेस्ट करने का, प्रोस्पेक्टस, उसके बाद एनुअल रिटर्न, यस और नो। प्रोस्पेक्टस एंड एनुअल रिटर्न में जिसका नाम मेंशन होता है उसे अपन प्रोमोटर कह सकते हैं। कंक्लूजन में डाल दीजिए एडिशनल पॉइंट। तो आप अगर ऐसा पॉइंट लिखोगे इंट्रोडक्शन प्लस उसके रोल एंड कंक्लूजन, तो आपको बताइए 3 में से 3 मार्क क्यों नहीं मिलेंगे, 2.5 मार्क भी मिल सकता है। बहुत सिंपल लिखा है, प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, खत्म। इतना सिंपल लिखोगे उतना मार्क्स, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को आप जितना इजी करके दोगे ना उतना एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो आपको क्या करने का, यहाँ पे अंडरलाइन करने का 269, जैसे मैं ये लिख दिया, प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु टेक्स द एफर्ट्स और इनिशियल स्टेज और आफ्टर, ऐसा अंडरलाइन करने का। जैसे कर सकते हो आपकी डायरेक्शन फंड देता है या एडवाइस करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऐसे ऐसे अंडरलाइन करने का एक्सेप्शन, ताकि एग्जामिनर को बहुत ईजी होगा टू आइडेंटिफाई। सबको समझाइए कितना इजी है। चलिए, तो ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, रिवीजन करने की। तो बच्चों को क्या होता है ना, एग्जाम में लिखने का कैसे, शुरुआत कहाँ से करनी है, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है, शुरुआत कहाँ से करनी है सर। तो भाई साहब आपके पास तो कोई पॉइंट्स रेडी है, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात, अगर आपकी पॉइंट्स रेडी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कंपनी को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो कंपनी फॉर्म करने का अपन देखेंगे बाद में, बट अभी देखेंगे कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती है, कंपनी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, चार्टर कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है। ये क्या होती है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी में का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया 1934। तो जिस कंपनी के एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है, उस कंपनी को अपन कौन सी कंपनी कहते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं, है ना। तो ये अपन पढ़ेंगे बाद में आराम से। पहले बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कंपनीज को, कैसे फॉर्म्स मतलब कैसे ऐसे कंपनीज को अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर्स के बेसिस पे, अगर आपकी कंपनी में 7 मेंबर्स है, सबका साथ सबका विकास, तो पब्लिक कंपनी है। अगर आपकी कंपनी में कितने मेंबर्स है बच्चों, 2 मेंबर्स, तो अपन क्या कहेंगे, प्राइवेट कंपनी कहेंगे। अगर आपकी कंपनी में एक इंसान है, ओनली 1 पर्सन, तो उसे क्या कहेंगे, 1 पर्सन कंपनी कहेंगे बच्चों। ये 3 टाइप की कंपनी की जो अपन अभी पढ़ना चाहते हैं, और एग्जाम में इस पर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं सर लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटी कैसी होती है, देखिए लायबिलिटी ना आपको 3 टाइप की होती है बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट लायबिलिटी शेयर के बेसिस पे। शेयर के बेसिस पे मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टाटा का शेयर लिया, 10 रुपये का शेयर है टाटा का, बट मैंने उसके 5 रुपये पे किए, टाटा के कितने पे किए, सिर्फ 5 रुपये। तो मेरी जो लायबिलिटी वो कितनी है, 5 रुपये पेंडिंग है। जितना आपका अनपेड कैपिटल है उतनी आपकी लायबिलिटी है। टाटा को चाहे 10 करोड़ लॉस हो या 1,000 करोड़ रुपये लॉस हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज मेरी जो लायबिलिटी वो क्या है, लिमिटेड है, सब्जेक्ट टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। सेकेंड में लायबिलिटी क्या बच्चों, दैट इज गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी फॉर्म करने के कोई इंसान गारंटी देता है कि मैं आपकी कंपनी को 5 लाख की गारंटी देता हूँ, तो इनकेस अगर कंपनी को कभी ज़रूरत लगी पैसे की, तो मेरी जो लायबिलिटी कितनी होगी, 5 लाख। मैंने जितनी गारंटी दी उतनी ही मेरी लायबिलिटी हो सकती है, ये सुनो। एंड थर्ड हो सकता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब चाहे कितना भी लॉस हो, सब आपसे वसूल किया जाएगा, आपकी किडनी बेच के, आपका घर बेच के, सारा सब कुछ आपसे वसूल किया जाएगा। सो दैट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी जनरली होती नहीं है और अलाउ भी नहीं करना, क्योंकि इसमें लॉस बहुत होता है। तो ये याद रखना, शेयर्स एंड गारंटी के बेसिस पे याद करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। अब देखिए बच्चों, एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, इसको मैं आपको बाद में लिख के देता हूँ आराम से। आईएफएससी कंपनीज क्या होती है, आईएफएससी बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये ना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है इंडिया में एसईजेड है, एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे इंडिया में एक जोन बना, इंडिया में ही बनाया जाता है इसको, इंडिया में एक स्पेशल एरिया को, जैसे ये पुणे है, ठीक है, पुणे के इस एरिया को मानेंगे एसईजेड। एसईजेड मतलब इसे फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। इसे फॉरेन टेरिटरी मतलब ये फॉरेन एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो गुड्स होता है सीधा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी एरिया को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए आईएफएससी सेंटर्स को बनाया जाता है। एंड वही आईएफएससी क्या होती है, कंपनीज होती है। जैसे एसईजेड के लिए बनाई गई, जैसे ये कंपनीज इन गुजरात के लिए भी है, तो ये उसका मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अपन आते हैं सबसे पहले फर्स्ट इस पर ओपीसी पे आते हैं। अब ओपीसी 5 मार्क का सवाल आता है, बहुत क्लियर सवाल आता है बच्चों। इसमें बहुत ना बच्चे गड़बड़ हो जाती है कि ओपीसी मतलब एक कंपनी मतलब एक इंसान, उसे प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हो। आप बोले उसे प्राइवेट कंपनी, कंपनी में 2 इंसान होने चाहिए, आपने बोला था, बट ओपीसी में एक ही इंसान होता है, या नया अमेंडमेंट किया गया था, तो इसे भी अपन प्राइवेट कंपनी मानेंगे। ठीक है,
चलिए बच्चों, ओपीसी क्या कहते हैं? सबसे पहले फर्स्ट, ओपीसी में क्या होता है बच्चों? ओपीसी में सब ओनली 1 पर्सन होता है ना, जिसकी एबिलिटी लिमिटेड होती है और प्राइवेट कंपनी माना जाता है अंडर सेक्शन 3(1)(c). ठीक है, 3(1)(c) याद रखना। अब कौन बना सकता है ओपीसी? सबसे इंपॉर्टेंट, ओपीसी कोई भी नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को नहीं बना सकती है ना, बिकॉज कंपनी आर्टिफिशियल है। तो एक नेचुरल पर्सन मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो माइनर नहीं है, जो बच्चा नहीं है। इंडियन सिटीजन भी बना सकता है, रेसिडेंट भी बना सकता है, यस नो, और नॉन रेसिडेंट भी बना सकता है। इवन फॉरेनर कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन इंडिया एज अ ओपीसी। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? 120 दिन इंडिया में होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? 120। और जो इंडियन सिटीजन है मतलब भाई साहब वो तो इंडिया में रहता है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट ऐसे कुछ इंसान होते हैं जो बाहर जाते हैं देश में काम करने के लिए, वापस इंडिया में आते हैं, तो ये जो रेसिडेंट होते हैं अपने इंडिया के, ये एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2023 एंड 2024 में मैं 120 दिन होना चाहिए इंडिया में, देन आई एम एलिजिबल टू फॉर्म ओपीसी इन 2025। मैं 2025 में एलिजिबल हूँ ओपीसी बनाने के लिए। ठीक है, 120 दिन का कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अ नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन फॉर्म एन ओपीसी? यस, नॉन रेसिडेंट भी फॉर्म कर सकता है ओपीसी, यस, बिंदास कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता सर। अब देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है बच्चों, यार ना रिस्ट्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आप सेक्शन 8 कंपनी बना नहीं सकते। सेक्शन 8 मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ, जैसे शिरडी साई संस्था है, बालाजी ट्रस्ट है, तो ये नहीं बना सकते आप, क्योंकि ओपीसी का आप सेक्शन 8 में आ ही नहीं सकते, याद रखना। सेकेंड, कैन नॉट डू एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट, ये आप नहीं दे सकते। और आप किसी भी शेयर्स मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट हो जाएगा ना फिर, और आपका इंटेंशन ही नहीं प्रॉफिट कमाना। बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी का क्या होता है बच्चों? सेक्शन 8 कंपनी का होता है नॉट फॉर प्रॉफिट। एंड अगर मैं बात करूँ 1 पर्सन कंपनी का, तो 1 पर्सन कंपनी सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि स्मॉल कंपनी होती है, जनरली छोटी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नॉमिनी, ध्यान रखना ओपीसी का जो नॉमिनी बेसिकली उसमें उसका मेमोरेंडम में नॉमिनी होना चाहिए। नॉमिनी मतलब अगर एक ही इंसान है कंपनी का ओनर, अगर वो मर जाएगा तो भाई साहब कोई तो दूसरा होना चाहिए कंपनी को मैनेज करने के लिए, या सुनो, तो उसका नॉमिनी उसको बनाना पड़ेगा। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, बट इंसान होना चाहिए, कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। इंडियन हो सकता है, यस, रेसिडेंट हो सकता है, 120 दिन इंडिया में चलेगा। फॉरेनर हो सकता है, नॉन इंडियन रेसिडेंट हो सकता है, सर फॉरेनर भी चल सकता है, नॉन रेसिडेंट। तो ये सब लोग यहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, और आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा नॉमिनी की कंसेंट के लिए? आईएनसी फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा, याद रखना। एंड इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म कौन सा है? आईएनसी 32 स्पाइस फॉर्म माना जाता है, स्पाइस ई फॉर्म। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों, आप मुझे आंसर देना है इसका, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ए बंदा है, ठीक है, ए बंदा है जिसने ओपीसी फॉर्म की, जिसने क्या है कि ओपीसी फॉर्म की, उसका नाम है कंपनी का ओपीसी का एबीसी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे ए को क्या करना है? अपना नॉमिनी को बनाने हैं। नॉमिनी बनाने के बाद उसका किस में फॉर्म, कौन से फॉर्म में फाइल करना है? उसका कंसेंट आईएनसी फॉर्म में उसका कंसेंट लेना है बी का, कि बी को मैंने नॉमिनी बना दिया। अब ऐसा हो सकता है ना भाई साहब कि ए अगर मर गया, इनसॉल्वेंट हो गया है, तो हु बिकम्स द मेंबर ऑफ ओपीसी? बी बिकम ओनर्स ऑफ बी, ओनर ऑफ एबीसी। तो बी को क्या करना पड़ेगा? बी को इमीडिएटली 15 दिन के अंदर एक नया नॉमिनी अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी भी मर जाएगा तो ऑब्वियस बात है सी को बनाना पड़ेगा, किसी एक को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस एप्लीकेबल टू बी एज वेल। तो ये वही खेल याद रखना, और आपको नॉमिनी अपॉइंट करना ही पड़ता है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है, मिस्टर मधु, एक मधु, मिस मधु है, फॉर्म ओपीसी विद मिस्टर सुदान एज अ नॉमिनी। तो मिस मधु का जो नॉमिनी है वो कौन है? सुदान है। इफ मधु इज डिक्लेयर्ड, मधु जो है डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गई, भिखारी हो गई, कांट कॉन्ट्रैक्ट, सुदान बिकम्स अ मेंबर, तो उसका दो नेक्स्ट कौन बन जाएगा? सुदान बिकम्स अ मेंबर बन जाएगा। अ पर्सन कैन बी अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओनली वन ओपीसी एट अ टाइम। मतलब मैं बहुत सारे लोग को नॉमिनी नहीं बन सकता, मैं एट अ टाइम एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, ये जो बी बन चुका है नॉमिनी ए का, ये सिर्फ ए का नॉमिनी बन सकता है, बाकी किसी और कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता भाई साहब, क्योंकि ये एक जगह पे, एक ही जगह पे बन सकता है ना मेंबर, ए की डेथ होने के बाद। अगर ये बी कहीं और सी का भी नॉमिनी बन गया एंड दोनों की डेथ हो गई तो कैसे होगा फिर? इसलिए एट अ टाइम आप एक का ही नॉमिनी बन सकते हो। ठीक है, अगर देखिए नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर ऑफ अनदर ओपीसी, अगर फॉर एग्जाम्पल इसने किसी और का भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर दिया, तो भाई साहब 180 डेज के अंदर आपको ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा मतलब क्या होगा? देखिए इधर एग्जाम्पल, जैसे ए है, ए ने क्या किया बच्चों? ओपीसी बनाई, ठीक है, ओपीसी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब ए ने किसको नॉमिनी बनाया? ए ने नॉमिनी बनाया बी को। ए का नॉमिनी कौन बन गया? बी बन गया। तो अभी इस केस में बी है ना, बी ने क्या किया?
सी का भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया तो अभी बी दोनों का नॉमिनी बन गया है, ए का भी सी का। तो बी को क्या करना पड़ेगा, 180 डेज के अंदर किसी एक का रेजिग्नेशन देना पड़ेगा कंपलसरी, बिकॉज इट्स इनवैलिड, बिकॉज दोनों का अगर नॉमिनी नहीं बन सके एट ए टाइम, तो 180 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको किसी एक का रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इसके कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ठीक है। नॉमिनी को अगर कंसिडर विड्रॉ करना है, नॉमिनी को लगता है मुझे नहीं करना भाई सब नॉमिनी आपका, मुझे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं करने का, तो उस केस में नॉमिनी क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, यस यस, अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। उसको नोटिफिकेशन मतलब नोटिस देना पड़ेगा। सोल मेंबर्स मस्ट नॉमिनेट अ न्यू पर्सन विद इन 15 डेज इन फॉर्म INC 4। अगर वो पर्सन चला जाएगा, नए पर्सन को अपॉइंट करना है, तो वापस आपको INC 4 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर न्यू पर्सन। द मेंबर कैन चेंज द नॉमिनी एट एनी टाइम। मेंबर अपने नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर नॉमिनी की डेथ हो गई, ऐसा होगा है जिसको नॉमिनी बनाया वही मर गया है, वो इंसान मरने के पहले, तो नॉमिनी पहले चला गया है, तो भाई साहब उसको चेंज करने के लिए आपके पास ये राइट हो सकता है, आप उसकी कंसेंट लेके उसको चेंज कर सकते हो या नए इंसान को अपॉइंट कर सकते हो आप। जैसे एग्जाम्पल दिया, राजेश की OPC है, उसकी वाइफ रूपाली है नॉमिनी, राजेश की वाइफ कौन है, रूपाली नॉमिनी है। आगे क्या होता है, अगर उसकी वाइफ ही पागल हो जाती है राजेश के चक्कर में, तो उस केस में राजेश क्या करेगा, उसकी फ्रेंड जो है रामनिवास, उसको बना सकता है एज अ नॉमिनी, क्योंकि उसका बच्चा छोटा है, तो उसके दोस्त को बना सकता है। सच चेंजेस आर नॉट ट्रीटेड एज अ चेंजेस इन अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है बच्चों, मेमोरेंडम ना बेसिकली इसमें 6 आर्टिकल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। वो मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ता है, अगर ऐसा कोई बड़ा चेंज करना है, तो अभी क्या कह रहा है ना, OPC की वजह से अगर नॉमिनी में चेंज होता है, तो आपको मेमोरेंडम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेमोरेंडम में आपको आराम से बताऊंगा। मेमोरेंडम में क्या होता है बच्चों, 6 क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस मतलब जिसमें नाम होता है, जिसमें लायबिलिटी होती है, जिसमें आपके रजिस्टर ऑफिस होता है, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, तो ऐसे ये क्लॉज होते हैं उसमें। तो उसमें इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज ये नॉमिनी का कोई इसमें कंडीशन ही नहीं है ना। नाम चेंज कर दे तो आपने को ये चेंज करना पड़ेगा मेमोरेंडम का ये आर्टिकल, बट नॉमिनी चेंज करना दैट डजेंट अफेक्ट द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब इज अ बेसिक डिटेल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन नॉमिनी बन सकता है। व्हेन नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर, नॉमिनी अगर मेंबर्स बन गया, इफ सोल मेंबर स्टॉप बीइंग अ मेंबर, अगर जो मेंबर मर गया, पागल हो गया, तो उस केस में नॉमिनी आपका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज़ का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा INC 4 में। INC 4 में उसका कंसेंट देना पड़ेगा कि हम इसको नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या क्या रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन मतलब बेनिफिट क्या, OPC को कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा, सिर्फ डायरेक्टर साइन करेगा, हम कंपनी सेक्रेटरी नहीं साइन कर सकते। भाई साहब बहुत अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लायबिलिटी नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा डायरेक्टर रिपोर्ट का, वो साइन किसी एक डायरेक्टर ने भी चलता तो भी चलेगा, मतलब जनरली 2 डायरेक्टर साइन करते हैं, बट OPC में एक डायरेक्टर ने साइन किया तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसको ये लॉ अप्लीकेबल होते नहीं है। ये क्या होता है अपन नेक्स्ट मीटिंग में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में अपन समझेंगे इसको। ओनली 1 बोर्ड मीटिंग पर हाफ ईयर रिक्वायर्ड, एक बोर्ड मीटिंग लेने का। जनरली बाकी कंपनीज को 4 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर है, मतलब एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग, बट OPC को कितना है, सिर्फ OPC को 2 बोर्ड मीटिंग है सिर्फ एक साल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 6 महीने के अंदर फाइल करना है, मतलब जैसे आपका मार्च आ गया, उसके 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इतना ईजी बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवाइज करूँ ना बच्चों OPC को, तो OPC को मैं कैसे रिवाइज करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट, OPC का मतलब क्या बच्चों, इसमें एक इंसान होता है, एक मेंबर। सेकेंड पॉइंट, ये कौन सी कंपनी बच्चों, ये प्राइवेट कंपनी। थर्ड बच्चों, इसको क्या अपॉइंट करना पड़ता है, इसको नॉमिनी अपॉइंट करता है। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है, INC 4 फाइल करना पड़ता है। फोर्थ, अगर एग्जाम्पल ऐसा होता है बच्चों कि आपका नॉमिनी कौन बन सकता है, मतलब OPC का नॉमिनी या मेंबर कौन बन सकता है, कोई भी पर्सन बन सकता है, मतलब इंडियन सिटीजन बन सकता है, प्लस नॉन रेसिडेंट बन सकता है, प्लस रेसिडेंट भी बन सकता है। इंडियन सिटीजन मतलब अपने घर में ही पैदा हुआ है, रेसिडेंट मतलब जो 120 दिन इंडिया में रहा है, नॉन रेसिडेंट मतलब फॉरेनर भी बन सकता है। फिफ्थ की बात करूँ सर, नॉमिनी भी कौन बन सकता है, नॉमिनी ये तो अपने ऊपर का मेंबर बोला, तो नॉमिनी भी सेम बन सकता है। सर सिक्स, क्या ये सेक्शन 8 कंपनी बन सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं बन सकता। क्या ये NBFC बन सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं बन सकते, तो यार नहीं है। क्या ये सिक्योरिटी मार्केट में आ सकते, शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते, नहीं कर सकते सर। 7, सर ये नॉमिनी कितने कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, ये सिंगल कंपनी का ही नॉमिनी बन सकता है। अगर किसी और कंपनी का नॉमिनी बन गया सेम पर्सन, 180 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, यस सुनो, किसी एक कंपनी से। और नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल रिटर्न फाइल करने का कब तक, 6 महीने के अंदर। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है।
है कि नहीं है? बोर्ड मीटिंग इनकी 2 साल में एक, मतलब 1 साल में 2 बार बोर्ड मीटिंग होगी इनकी, यस और नो? सब पॉइंट्स के होगा आपके, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैंने 8 पॉइंट बना दिया आपके, कितना ईजी रिवाइज करने के लिए। तो चलिए एक आज छोटा ही लेक्चर होगा, कितना ईजी। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा कि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी अपनी कंपनी है। सेकेंड, परपेचुअल सक्सेशन अपन ने पढ़ा। तीसरा अपन ने पढ़ा ओपीसी, पढ़ा कि ओपीसी क्या था, 1% कंपनी। एंड तीसरा अपन ने मेंबर्स लायबिलिटी पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। इतने ईजी टॉपिक थे। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आते थे। ये ओपीसी का क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये देखिए, डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू फॉर्मिंग द 1% कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1% कंपनी का, तो अपन ने सब कुछ पढ़ लिया 3(1)(c) के अंडर। क्या डिफिकल्टी, अ पर्सन कैन बी नॉमिनी इन हाउ मेनी 1% कंपनीज एट अ टाइम। क्या क्वेश्चन पूछा है, कितने कंपनी में ये 1% कंपनी बन सकता है एट अ टाइम? तो क्या आंसर है इसका? ऑब्वियस बात, इसका आंसर क्या बच्चों, 1 बन सकता है कि नहीं? चलिए अब देखिए आप, क्या नॉन रेसिडेंट इंडियन फॉर्म 1% कंपनी? यस बन सकता है, अपन ने पढ़ा था नॉन रेसिडेंट बन सकता है। एज पर द प्रमोटर, अ पर्सन नेम इन द प्रोस्पेक्टस, अ पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, नहीं। अ पर्सन इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, अ पर्सन हु इज ऑडिटर। तो इसमें प्रोमोटर कौन है बच्चों? प्रोमोटर जिसका नाम कहाँ पे, प्रोस्पेक्टस में। कितना ईजी आंसर बताइए, क्या डिफिकल्टी इसमें? देखिए क्या मैं आपको, देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नॉमिनी इन 1% कंपनी। नॉमिनी को चेंज करना पड़ेगा, INC 4 में उसका कंसेंट देना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर रजिस्टर ऑफ कंपनीज को फाइल करना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर रजिस्टर ऑफ कंपनीज को फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, कौन सा, INC 4। और इसमें आपको मेमोरेंडम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम को अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मेमोरेंडम में नॉमिनी का कोई क्लॉज नहीं है। मुझे बताइए क्या है? और नेक्स्ट 15 दिन में आपको नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, यस और नो? अगर पहले वाले ने छोड़ दिया, पहले वाला मर गया तो क्या लिखा है, मिस्टर ए एन इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड फॉर्म एन ओपीसी एंड नॉमिनेट हिज माइनर सन एज नॉमिनी। कर सकता है क्या माइनर सन को नॉमिनेट? नहीं कर सकता भाई साहब। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मिस्टर ए बिकम्स इनकैपेसिटेड, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ नॉमिनेशन एंड सब्सिक्वेंट स्टेप्स। माइनर इज नॉट लाइबल एंड माइनर इज नॉट एलिजिबल टू बिकम द नॉमिनी इन केस ऑफ 1% कंपनी। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फर्स्ट सीधा नहीं बोलने का, नहीं 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 बन सकता। पहले यहाँ पे उसके टर्म्स एंड कंडीशन बताइए, जो अपन ने 8 पॉइंट एक्सप्लेन किया ना मैंने इसके बारे, वो लिखिए। एंड लास्ट में लिखिए कंक्लूजन में क्या, हेंस देयरफॉर ओपीसी, ओपीसी का नाम इसका, मिस्टर ए इज नॉट एलिजिबल टू रिकमेंड द नेम ऑफ हिज सन बिकॉज ऑफ द स्टेटस ऑफ माइनर। सो इन दिस केस मिस्टर इज लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यार ना यहाँ पे कोई बच्चा उसका लाइबल नहीं हो सकता है, नॉमिनी इन एलिजिबल हो सकता है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि माइनर है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, नया नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 15 डेज के अंदर, एंड INC 4 को फाइल करना पड़ा ROC के पास विद इन 30 डेज के अंदर। 4 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे बताइए कितना ईजा है। देखिए क्या क्या रिलैक्सेशन है वो ओपीसी को, अपन ने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, 1 साल में दो बोर्ड मीटिंग होती है, बाकी को 4 बोर्ड मीटिंग है, लेकिन 6 महीने के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना है। कितनी बोर्ड मीटिंग है, देखिए यहाँ पे आंसर है, कितने बोर्ड मीटिंग है 1 साल में, 2। कितना ईजी क्वेश्चन है। और आप कहते कि सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्या बात करते हो तुम लोग। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेंबर्स की एबिलिटी। मेंबर्स की एबिलिटी 3 टाइप की होती है, ऑन द बेस ऑफ शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 2। खत्म। क्या है इसमें, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर नॉमिनेटिंग अ पर्सन इन 1% कंपनी, अगेन वही पूछा सेम। एंड व्हाट हैपन इफ द नॉमिनी विड्रॉ कंसेंट, नॉमिनी ने विड्रॉ कर दिया कंसेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नया फॉर्म फाइल कीजिए INC 4 30 डेज के अंदर, किसके साथ, ROC के साथ, उसकी कंसेंट लीजिए 15 दिन के अंदर, खत्म। एंड वो जो नॉमिनी अपॉइंट करने वाले, वो एक ही कंपनी में नॉमिनी होना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, ये उसके पॉइंट्स है। मुझे बताइए इसमें से विच टाइप ऑफ कैन बी फॉर्म बाय सिंगल पर्सन 1% कंपनी। क्या बोलने का बच्चों, अगर आप लोग कहते हैं कि सर ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, अगेन क्वेश्चन पूछा लायबिलिटी के टाइप्स बताइए। ठीक है, तो अपन ये पूरे क्वेश्चंस, मैंने लास्ट 4-5 साल के क्वेश्चंस आपको बताया, अभी अपन ने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये सेशन कंटिन्यू कीजिए, तो मैं आपको पूरा कंपनी का आंसर राइटिंग रिविजन सब कुछ करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और यार रखना, मेरे जैसा टीचर जो 50% 12th में और उसके बाद 6-7 क्वालिफिकेशन है, मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते?
तो आज से नेक्स्ट 50 डेज तक करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कुछ भी कहे ज़िंदगी, कोई लोग कुछ भी कहे, अपना रिजल्ट आना चाहिए बस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।